Hi guys, I hope you all are doing very well. Guys, in today's video, we'll be covering the 8th chapter of ACCA F8 and the name of the chapter is System and Control. तो गाइज ये जो चैप्टर है मैंने पहले छुड़वाया था, वो इसलिए छुड़वाया था क्योंकि अभी तक जो हम पढ़ते जा रहे थे कंट्रोल्स एंड ऑल, ये सब बार बार वो चीज़ें रिपीट हो रही थी। तो आई जस्ट वांट टू ब्रेक दी मोनोटनी कि हम कुछ अलग करते हैं ताकि कोई नई चीज़ सीखें, उसके बाद इसी चीज़ पे वापस आएंगे। और ये जो चैप्टर था, ये चैप्टर लेंदी था। मेन रीज़न था ये चैप्टर लेंदी था। बट इसकी जो लेंथ है इसका मतलब ये नहीं कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ये बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। मतलब ये चैप्टर ऐसा है कि अगर तुम भी इसको एक बार खुद पढ़ोगे ना तो तुम्हें ये समझ आ जाएगा, इतना आसान चैप्टर है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इस चैप्टर को मैं थोड़ा सा फास्ट पेस पे पढ़ाऊँगा, थोड़ा सा चीज़ें समझा के कराऊँगा। इसका जो मैटर है वो मैटर पे ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, बिकॉज मैटर तुम खुद पढ़ के उसको समझ जाओगे। अगर मैंने जो बताया वो चीज़ तुम्हें समझ आ गई तो इसका मैटर तुम बहुत ईजिली ग्रास्प कर लोगे। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट में, इस चैप्टर में गाइस हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में एक चीज़ तो हम पढ़ेंगे कि जो भी हमारी, जिस फर्म का हम ऑडिट कर रहे हैं उसमें जितने भी इंटरनल कंट्रोल्स हैं वो कैसे कंट्रोल्स हैं, क्या इन कंट्रोल्स पे हमें रिलाई करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और अगर कंट्रोल्स पे हम रिलाई करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा ऑडिट में, कंट्रोल्स पे रिलाई नहीं करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा। उसके बाद हम देखेंगे सिस्टम्स के बारे में, सिस्टम जैसे कंप्यूटर सिस्टम्स, आईटी सिस्टम्स, उन चीज़ों का ऑडिट कैसे करना है, क्या उस चीज़ में चेकिंग करनी है, कितनी डिटेल चेकिंग करनी है, वो चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखो, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट। अब ये लिखा हुआ है पॉइंट हमारा, इम्पैक्ट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स ऑन द ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड प्लान। मतलब जो भी हमारे इंटरनल कंट्रोल्स हैं हमने उसका टेस्ट करा, और उसका टेस्ट करने से हमारी ऑडिट स्ट्रैटेजी और प्लानिंग में क्या डिफरेंस आएगा। तो इट इज़ वेरी सिंपल कि अगर तो हमारा कंट्रोल रिस्क लो है, मतलब रिस्क ऑफ कंट्रोल रिस्क इज़ लो, मतलब रिस्क बहुत कम है हमारा, इंटरनल कंट्रोल्स कंपनी के हमें लग रहा है ठीक से काम कर रहे हैं, प्रॉब्लम नहीं है और सब कुछ बहुत स्ट्रीमलाइन चल रहा है। इफ़ कंट्रोल रिस्क इज लो तो हम क्या करेंगे? द ऑडिटर कैन प्लेस मोर रिलायंस ऑन दीज इंटरनल सिस्टम। ऑफ कोर्स वी कैन रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ डिटेल्ड सब्सटेंसिव प्रोसीजर, कि जो डिटेल सब्सटेंसिव प्रोसीजर, बहुत सारे वाउचिंग एंड ऑल ये चीज़ें, वो हम काफ़ी सारी चीज़ें स्किप कर सकते हैं। Audit strategy and plan will be updated to reflect that fewer substantive procedure will be required, not more, fewer substantive procedure will be required and smaller sample size can be tested in future in the audit stage। मतलब कंट्रोल रिस्क अगर कम है, कंट्रोल्स कंपनी के अच्छे चल रहे हैं, तो इट इज़ अ गुड थिंग फॉर अ ऑडिटर। ये नहीं है कि कंट्रोल अच्छे चल रहे हैं तो कुछ खुद करने की ज़रूरत ही नहीं है, कंट्रोल सारे ठीक चल रहे हैं, इंटरनल कंट्रोल का सारा काम सही है, दैट मीन्स हर चीज़ सही होगी, ऑडिट करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं है, हम ऑडिट करेंगे लेकिन अपना जो चीज़ें चेकिंग होती है, चेकिंग वाला पार्ट, वो हम थोड़ा सा कम कर लेंगे। ऐसा नहीं है पूरी पूरी चेकिंग करेंगे, क्योंकि हमने इंटरनल कंट्रोल देख लिया कंपनी के ठीक चल रहे हैं। तो इसका मतलब है इंटरनल कंट्रोल आर गुड, इंटरनल कंट्रोल अच्छे हैं। गाइस थोड़ी सी राइटिंग मेरी ख़राब हो गई आज क्योंकि यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है तो मेरे से लिखा नहीं जा रहा इतना। ठीक है, तो इंटरनल कंट्रोल्स आर गुड। नेक्स्ट आता है, इफ़ कंट्रोल रिस्क इज़ हाई। अगर कंट्रोल रिस्क बहुत हाई है, दैट मीन्स ऑडिटर को लग रहा है कि इंटरनल कंट्रोल आर नॉट गुड, कि इंटरनल कंट्रोल ठीक नहीं है। तो ऑडिटर क्या करेगा? ऑफ कोर्स वो फिर वॉल्यूम ऑफ प्रोसीजर बढ़ा देगा, इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ प्रोसीजर, सब्सटेंसिव प्रोसीजर बढ़ा देगा। अगर एक कंपनी की 10 जगह लोकेशंस हैं, हमने जब कंट्रोल फंक्शन देखा, इंटरनल कंट्रोल काम कैसे कर रहा है, तो हमने देखा कि वो काम अच्छा कर रहा है, तो हमने कहा एक काम करते हैं, हम सिर्फ 2 की चेकिंग कर लेते हैं, तो ये ठीक ही चल रहा होगा, इनकी चेकिंग से और क्लैरिटी आ जाएगी। लेकिन अगर इंटरनल कंट्रोल ठीक नहीं है, मैनेजमेंट ही बहुत ख़राब है कंपनी की, तो हमें हो सकता है सारी लोकेशंस या काफ़ी ज़्यादा लोकेशंस चेक करनी पड़े। तो इंक्रीज द लोकेशंस इंक्लूडेड इन ऑडिट स्कोप, place less reliance on analytical procedure as information produced by client is not reliable, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल ही ठीक नहीं चल रहे, तो हमें तो सब्सटेंसिव प्रोसीजर करने पड़ेंगे, सारे वाउचिंग पूरे पूरे, सारी डिटेल चेकिंग खुद करनी पड़ेगी। लेस रिलायंस ऑन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन,
मोर एविडेंस हमें कलेक्ट करने पड़ेंगे एक्सटर्नल सोर्सेज से, ठीक है। अपडेट ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड प्लान टू रिफ्लेक्ट एडिशनल टेस्टिंग रिक्वायर्ड एट दी फाइनल ऑडिट स्टेज। के फाइनल ऑडिट स्टेज में हमें एडिशनल टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है, अगर इंटरनल कंट्रोल ठीक से काम कर रहे हैं तो हम काम तो करेंगे लेकिन थोड़ा कम करेंगे, और अगर इंटरनल ऑडिट कंट्रोल ठीक नहीं चल रहे, कंपनी ठीक से काम नहीं कर रही, इन दैट केस वी विल हैव टू वर्क मोर। हमें ज़्यादा वॉल्यूम चेक करनी पड़ेगी, हमें ज़्यादा प्रोसीजर्स लगाने पड़ेंगे। हम किसी भी चीज़ पे डायरेक्टली रिलाय नहीं कर सकते कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ठीक है, उन्होंने एविडेंस दिया है वो ठीक है। एक्सटर्नल कन्फर्मेशन हमें बहुत करनी पड़ेंगी, ठीक है। सो ये होता है हमारा सिस्टम। अब आता है लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इसका मतलब क्या है, एज अ ऑडिटर वी कैन नॉट फुली रिलाई ऑन इंटरनल कंट्रोल। अगर इंटरनल कंट्रोल ठीक चल रहे हैं, इट डज नॉट मीन कि हम ऑडिट में कुछ भी चेक नहीं करेंगे। सो द ऑडिटर कैन नेवर एलिमिनेट द नीड ऑफ सब्सटैंसिव प्रोसीजर entirely because there are inherent limitations to the reliance that placed on the internal control due to। हम इंटरनल कंट्रोल पूरे पूरे सही नहीं मान सकते बिकॉज उसके क्या रीजंस हैं। हम ये मान सकते हैं कि चलो अगर हमें लग रहा है ठीक काम कर रहे हैं तो हम चेकिंग कम कर देंगे, कम वाउचिंग कर लेंगे जस्ट फॉर आवर वेरिफिकेशन के वाउचिंग वगैरह ठीक हुई है, बट हम उसको बिल्कुल ही इग्नोर नहीं कर सकते। क्यों? फर्स्ट इज ह्यूमन एरर, ठीक है, किसी एक बंदे से कोई भी मिस्टेक हो सकती है। इनइफेक्टिव कंट्रोल्स, कंट्रोल्स विच डू नॉट वर्क एज इंटेंडेड, कई कंट्रोल्स काम ठीक कर रहे हैं, कई कंट्रोल्स ठीक नहीं कर रहे, तो हमें ज़्यादा डिटेल चेकिंग करनी पड़ेगी उस केस में। कॉल्यूजन ऑफ स्टाफ, कॉल्यूजन ऑफ स्टाफ का मतलब क्या होता है कि मान लो दो बंदों ने मिलके एक सेटिंग ऐसी करी, कि कंट्रोल ठीक चल रहा है, हमारा कंट्रोल सब कुछ ओके है, लेकिन इन दोनों का फ़ायदा हो गया। इसका एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। जैसे मान लो ये मैनेजर है, ठीक है, और ये है इसका फेवरेट एम्प्लॉय, एफ एम्प्लॉय मतलब फेवरेट एम्प्लॉय। मैनेजर ने इससे एक सेटिंग कर ली, क्या कि मैं तेरी सैलरी डबल कर दूंगा, मैं तेरी सैलरी डबल कर लेता हूं, लेकिन जो तेरे को सेकंड पार्ट सैलरी का मिलेगा, जैसे अगर इसकी सैलरी इन इंडियन करेंसी लेट से ₹1,00,000 है, या डॉलर में ही करते हैं, लेट से $10,000 पर मंथ है। इसने बोला मैं तेरे को 10,000 नहीं, मैं तेरे को सैलरी 20,000 दूंगा, बट कंडीशन ये है कि इसमें से 15 तू अपने पास रखेगा और $5,000 मुझे वापस कर देगा। कि मैनेजर ने क्या बोला कि तू $15,000 खुद रखेगा और $5,000 मुझे वापस कर देगा। तो देखा जाए तो तेरा भी फायदा है और मेरा भी फायदा है, ठीक है। ऐसे दो एम्प्लॉयज ने कुछ सेटिंग कर ली जिसकी वजह से अब हम अगर इंटरनल कंट्रोल पे पूरा रिलाय करें, हमें तो लगेगा ना कि हाँ हाँ ठीक है, सैलरी उसको मिल रही है 20,000, बंदा ठीक काम कर रहा होगा, शायद बोनस मिला होगा या उसका प्रमोशन होगी, कुछ भी ऐसा होगा, बट एक्चुअली में तो ये कहानी चल रही है। तो इसीलिए हम इंटरनल कंट्रोल्स पे पूरा रिलाय नहीं कर सकते, हमें अपनी टेस्टिंग अपनी समझ के अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। Abuse of power by those with ultimate controlling responsibility, management may falsify accounting records or post unauthorized journal to present different result in financial statement। Of course, अगर हम उस पर पूरा रिलाय करेंगे इंटरनल कंट्रोल पे, तो होगा क्या, जानबूझ के मैनेजमेंट गलत एंट्री भी कर सकती है, जान के गलत एंट्री करी कि इससे हमारी बुक्स इंप्रूव हो जाएंगी ताकि आगे लोन मिल जाए, और फॉर एनी पर्पस, ठीक है ना। और यूज ऑफ मैनेजमेंट जजमेंट ऑन द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल इट चूजेस टू इम्प्लीमेंट। अब जो चीज़ मैनेजमेंट ने अपनी सोच के अकॉर्डिंग बुक्स में करी है, हम उस सोच को एप्ट नहीं मान सकते, हमें अपने अकॉर्डिंग भी देखना पड़ेगा कि बुक्स में क्या होना चाहिए। तो ये जो पॉइंट लिखे हुआ है इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि ऑडिटर कभी भी इंटरनल कंट्रोल्स पे पूरा रिलाय नहीं कर सकता, उसको अपनी टेस्टिंग करनी ही पड़ेगी, चाहे कम स्केल पे करे बट करनी पड़ेगी। और क्यों करनी पड़ेगी अगर इंटरनल कंट्रोल पूरे सही भी हैं? बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। As a result of these limitations, the auditor must always perform substantive testing on material balances in the फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि जो भी मटेरियल बैलेंस, जैसे हमारी बैलेंस शीट हमने बनी हुई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें जो भी हायर वैल्यू वाले आइटम्स हैं, तो उन सारे हायर वैल्यू वाले आइटम्स का हमें सब्सटैंसिव टेस्टिंग करनी चाहिए, इट इज़ रिक्वायर्ड। अब जैसे सैलरी वाली लिस्ट थी, हमने देखा इस बंदे को सैलरी ज़्यादा मिल रही है,
एक बार चेक करते हैं भाई क्यों उसको 20,000 मिल रही है, बाकी सबको 10, 11, 12, 10, 11, 12 मिल रही है सेम लेवल पे, इस कल्ले को 20 मिल रही है, क्यों मिल रही है देखते हैं, चलो उससे उसकी बैंक स्टेटमेंट मंगाते हैं, ठीक है ना, लाइक दैट। तो वो हमें करना ही पड़ेगा। अब आगे इसमें दिया हुआ है एग्जाम्पल्स ऑफ कंट्रोल लिमिटेशन, जो हमने ऊपर पढ़े हैं। जस्ट गिव इट अ प्लेन रीड, तुम्हें ये समझ आ जाएंगे, इसमें अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। मतलब अगर तुम्हें समझ आ गया तो एग्जाम्पल्स भी बहुत ईजिली समझ आ जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो इसमें आता है दैट इज कंपोनेंट ऑफ एन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। अब बेसिकली एक ऑडिटर को अगर इंटरनल कंट्रोल टेस्ट करने हैं तो उसको इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ना पड़ता है कि इंटरनल कंट्रोल में चीज़ें क्या क्या होती हैं और हर चीज़ के लिए उसको क्या करना चाहिए। जैसे इंटरनल कंट्रोल्स हमें पता है कंपनी में इंटरनल कंट्रोल्स हैं, ठीक है, हमें उस पर रिलाई करना नहीं करना। मैंने ये देखा कि उस पर काम ठीक हो रहा है इंटरनल कंट्रोल्स पे, ठीक है। जैसे अकाउंटिंग कंट्रोल है, जैसे स्टॉक कंट्रोल है कि मैंने देखा स्टॉक ठीक से वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, स्टॉक जितना आता है उसको गुड रिसीव नोट के अकॉर्डिंग काउंट करके रख के सारी अच्छे से मैनेजमेंट चल रही है, मैं इसको ओके करता जा रहा हूँ। बट काफ़ी सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो मैंने इसमें स्किप कर दिए। एग्जाम्पल, मैंने ये सिस्टम तो चेक कर लिया कि गुड्स जब रिसीव होते हैं कंपनी में उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है। अब ये गुड्स रिसीव कहाँ से हो रहे हैं, क्या ये ठीक है कि नहीं है, क्या ये फेक गुड्स तो नहीं भेजे जानबूझ के, ये जानबूझ के अपना स्टॉक बढ़ाने के लिए, कुछ ऐसा करने के लिए, ठीक है। यहाँ से तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक की रिकॉर्डिंग ठीक चल रही है, स्टॉक को ठीक से मैनेज कर रहे हैं, बट इन स्टॉक को भेजने का पर्पस क्या था, क्या वो एक्चुअली परचेज की थी कंपनी ने या स्टॉक ट्रांसफ़र था या जानबूझ के कोई मैनेजमेंट का बंदा कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा था। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें समझनी पड़ती हैं टू गेट टू नो द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑफ अ कंपनी। अब उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला जो हमारा कंपोनेंट होता है दैट इज़ कंट्रोल इन्वायरमेंट। कंट्रोल इन्वायरमेंट का मतलब ये होता है कि जो हमारा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है उसको कौन लोग चला रहे हैं, उनका एटीट्यूड क्या है, वो क्या सोचते हैं इसके बारे में, कितने वो इंडिपेंडेंट है, कितना इस पे वो ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं, कितना ज़्यादा टाइम इस पे लगा रहे हैं। तो दैट इज़ कंट्रोल इन्वायरमेंट, ठीक है। अब एक एक करके चलते हैं। तो कंट्रोल इन्वायरमेंट, सो द कंट्रोल इन्वायरमेंट includes governance and management function of the of an organization. It focuses largely on attitude, awareness and actions of those responsible for designing, implementing and monitoring the internal controls, ठीक है। तो ये हमारा होता है कंट्रोल इन्वायरमेंट कि वो उन लोगों को देखता है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंटरनल कंट्रोल्स बनाने के और इस पे काम करने के, उनका एटीट्यूड क्या है, वो कितने अवेयर हैं चीज़ों के बारे में और क्या वो काम कर रहे हैं, क्या एक्शंस वो ले रहे हैं इंटरनल कंट्रोल चलाने के लिए, उनको ठीक करने के लिए, वो चीज़। अब एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल इन्वायरमेंट क्या क्या हो सकते हैं, इसको तुम चाहो तो एक बार पढ़ लेना, ये मैं नहीं पढ़ा रहा, जस्ट गिव इट अ प्लेन रीड, तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा। दीज आर जस्ट एग्जाम्पल, जैसे हाउ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर कैरिड आउट, डेमॉन्स्ट्रेटिंग मैनेजमेंट्स कमिटमेंट टू इंटेग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज, कि मैनेजमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कैसे फुलफिल हो रही है, मैनेजमेंट का काम कौन कैसे कैसे कर रहा है, उससे पता चलता है कि मैनेजमेंट कितनी रिस्पॉन्सिबल है और कितनी वो अपना काम ठीक से कर रही है। उसकी मैनेजमेंट ने अगर सारे काम अच्छे करे हैं तो मैनेजमेंट की वैल्यू बढ़ेगी, मैनेजमेंट की वैल्यू बढ़ेगी, कंट्रोल ठीक होगा, कंट्रोल ठीक होगा तो गलतियां कम होगी, मटेरियल मिसस्टेटमेंट कम होगा। तो वही चीज़ सारी, हाउ एंटिटी असाइंस अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन परस्यूट्स ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव, कि जो भी ऑब्जेक्टिव है उनके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट कैसे अथॉरिटी देती है लोगों को, उनको कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है। ऐसा तो नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा देती है अथॉरिटी कम देती है, ताकि वो ऐसा ना हो ओवर बर्डन हो जाए। अथॉरिटी ज़्यादा दे दे, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम दे दे, ऐसा ना उनके पास पावर ज़्यादा हो जाए जिसका वो मिस यूज़ करें। तो ये सारी चीज़ें हैं, जस्ट गिव इट अ प्लेन रीड, ज़्यादा डिटेल में इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो व्हेन असेसिंग द कंट्रोल इन्वायरमेंट, जब हमें कंट्रोल का इन्वायरमेंट असेस करना हो, द ऑडिटर मे कंसिडर हाउ मैनेजमेंट हैज़ रिस्पॉन्डेड टू द फाइंडिंग्स and recommendation of the internal audit function regarding identified control deficiencies। अगर हमने कंट्रोल की ऑडिट करते हुए कुछ डेफिशिएंसीज निकाली हैं तो हमें ये भी देखना है कि मैनेजमेंट उनको कैसे रेक्टिफाई कर रही है, रेक्टिफाई कर भी रही है या नहीं कर रही। तो वो चीज़ भी हमें देखनी है, उससे भी हमें पता चलेगा कि इंटरनल कंट्रोल्स पे मैनेजमेंट कितना वर्क कर रही है। अगर मैनेजमेंट ने कहा कि ठीक है यार
कि जैसा है चलने दो, क्या चेंज करना। तो हम तो इंटरनल कंट्रोल पे कभी रिलाय नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर अभी मैनेजमेंट ऐसा कह रही है तो हो सकता है लास्ट ईयर के ऑडिटर ने भी बोला हो कि इनके इंटरनल कंट्रोल में चेंजेस होने, और मैनेजमेंट ने वो भी नहीं करे अभी। जैसे हमारे नहीं करे वैसे उनके भी नहीं करे होंगे। तो हमें इंटरनल कंट्रोल पे प्रॉपर रिलाय नहीं करना, अपने डिटेल सब्सटेंसिव टेस्ट करने हैं। आगे, द ऑडिटर मस्ट ऑल्सो असेस whether any control implemented as a result of those recommendations have been subsequently evaluated by internal audit function। कि अगर इंटरनल ऑडिट करते हुए हमें कुछ गड़बड़ लगी थी, हमने मैनेजमेंट को कहा कि ये जो कंट्रोल फंक्शन है इसको ठीक करो, और कंट्रोल फंक्शन को मैनेजमेंट ने ठीक कर दिया, हमें उसको भी एक बार असेस करना है, दोबारा चेक करना है कि वो ठीक हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने इंटरनल कंट्रोल की जब टेस्टिंग करी हमें पता चला, जैसे स्टॉक की टेस्टिंग जब मैं कर रहा था, तो स्टॉक की टेस्टिंग में वो जब गुड्स रिसीव नोट उनको रिसीव होते थे, वो गुड रिसीव नोट की जगह जो भी परचेज के बिल हैं उसके अकॉर्डिंग स्टॉक टैली करते थे, कि जितना स्टॉक आया वो परचेज के अकॉर्डिंग टैली करते थे। तो मैंने उनको बोला कि नहीं, आपको परचेज के अकॉर्डिंग टैली नहीं करना, आपको गुड्स रिसीव नोट के अकॉर्डिंग जो स्टॉक आया उसको टैली करना है। बाद में परचेजेस को गुड रिसीव नोट से टैली करना है कि जो हमने सामान मंगाया था क्या उतना ही गुड रिसीव नोट में आया है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, मान लो परचेज में उसने सामान मंगाया था कम, या परचेज में सामान मंगाया था ज़्यादा, यहाँ पे आ गया कम, तो हम तो बोल देंगे सामान कम आया। लेकिन गुड रिसीव नोट में सामान ज़्यादा था, यहाँ पे सामान ज़्यादा था, इसमें भी सामान प्रॉपर मैच कर रहा था, लेकिन यहाँ सामान आया कम, दैट मीन्स ट्रक वाले ने कुछ गड़बड़ कर दी। हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन में कुछ प्रॉब्लम हो गई हो। तो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स। तो ये मैंने उनको बताया कि आपको ठीक करना है, उन्होंने बोला कि हमने ठीक कर दिया, तो मुझे दोबारा से सिस्टम में जाके चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये कैसे अब उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। जब भी स्टॉक आएगा वहाँ खड़े रह के देखना पड़ेगा कि क्या गुड्स रिसीव नोट से टैली करते हैं इसको ये, या अभी भी परचेज ऑर्डर से ही कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है दैट इज द एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। अब इंटरनल कंट्रोल चेक करने के लिए हमें ये भी देखना पड़ेगा कि एंटिटी का, बिजनेस का रिस्क असेस करने का प्रोसेस सही है या नहीं है। कि कोई भी अगर रिस्क होता है तो उस रिस्क को कैसे एक कंपनी सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करती है उसका, देन उसकी असेसिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ दोज रिस्क, कि उस रिस्क से एंटिटी में क्या क्या फ़र्क पड़ेगा, एंड उनको एड्रेस कैसे करती है एंड ठीक कैसे करती है। ये चीज़ भी एक ऑडिटर को चेक करनी पड़ेगी कि हम एंटिटी का जब एक अकाउंट्स ऑडिट कर रहे होंगे, क्योंकि वी आर कंसर्न विद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का हम ऑडिट कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड जो भी रिस्क है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी बात है, जैसे हमारा लिटिगेशन थी, और लिटिगेशन की एक लिटिगेशन थी जिसमें चांसेस थे हमारे 95+% हारने के, कि हम हार जाएंगे। तो हमें इसको एक प्रोविजन बनाना है, दिस इज क्रिएटेड एज अ प्रोविजन, हमें इसको बुक्स में दिखाना पड़ेगा। ठीक है, या पेबल, इसको पेबल दिखाना पड़ेगा हमें कि हाँ ये हमारा एक्सपेंस कंफर्म्ड है कि हमें देना ही देना है। अब दिस इज द काइंड ऑफ रिस्क हम नहीं दिखाएंगे बुक्स में, पेबल नहीं बनाएंगे तो हमारी बुक्स गलत हो जाएंगी, प्रॉफिट गलत हो जाएगा, टैक्स गलत बन जाएगा। तो हमें ये चेक करना है कि एंटिटी ऐसे रिस्क को आइडेंटिफाई कर पाती है या नहीं, और उनको आइडेंटिफाई कर रही है तो उनको एसेस कैसे करती है कि कितने अमाउंट का लॉस या कितने अमाउंट का चेंज हो सकता है, एंड देन उसको एड्रेस कैसे कर रही है, रिकॉर्ड कैसे कर रही है। ठीक है, ये चीज़ ऑडिटर को चेक करनी होती है, और हमें यही देखना होता है द ऑडिटर मस्ट देन इवैल्यूएट वेदर द प्रोसेस इज अप्रोप्रिएट टू द एंटिटी सर्कमस्टांसेस टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, a business risk relevant to financial reporting are threats to the achievement of ongoing business objective and can lead to misstatement in the financial statement। कि जो भी business risk होते हैं financial reporting यानी balance sheet profit and loss से related, वो एक dangerous चीज़ होती है। these are threats to the business, क्योंकि हमारे objective goals अचीव नहीं होंगे, forecasting budgeting सारी हिल जाएगी, और उसकी वजह से हमारी misstatements भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगी। अगर हमने accounting करते हुए कोई गलती कर दी और वो चीज़ ठीक नहीं करी तो पूरे अकाउंट्स गलत बन जाएंगे, टैक्स गलत भरा जाएगा, प्रोविजन गलत बनेंगे, देयर कैन बी लॉट ऑफ थिंग्स। तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? एग्जांपल्स रिस्क के कि न्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक नया कंप्यूटर सिस्टम है, नई
टेक्नोलॉजी है काम करने की, नया सॉफ्टवेयर इन्होंने यूज़ किया है। जैसे पहले अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इंडिया में चलता है टैली, पहले टैली में काम कर रहे थे, नाउ दे हैव शिफ्टेड टू इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर क्विक बुक्स। तो वो चीज़, बिजनेस की ग्रोथ, न्यू अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट, नए प्रिंसिपल्स आए हैं, नए स्टैंडर्ड्स आए हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उनको क्या कंपनी प्रॉपर फॉलो कर रही है, नहीं कर रही। मेंटेनिंग द इंटेग्रिटी ऑफ द डेटा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। तो ये सारी चीज़ें हमारी एग्जांपल्स हैं कि बिजनेस के क्या क्या रिस्क हो सकते हैं और एक क्लाइंट, एक बिजनेस उन रिस्क को कैसे ठीक कर रहा है। सो इफ द क्लाइंट हैज़ रॉबस्ट प्रोसीजर फॉर असेसिंग द बिजनेस रिस्क इज फेसेस, द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट विल बी वेरी लो। इनका बहुत सही प्रोसीजर है कि इन्होंने डेडिकेटेड बंदे लगाए हुए हैं कि कोई भी चीज़ अगर ऐसे नई चीज़ आए तो उस पर फुल टाइम काम करके उस चीज़ को समझो, उसकी ट्रेनिंग कराओ सबको, देन उसके बाद इस पर कोई काम करो ताकि मिसस्टेटमेंट्स, गलतियाँ ना हो। If the auditor find instances where management fail to identify the risk of material misstatement, they should obtain of understanding why the entity's process failed to identify the risk and consider the implication for the audit. वही एक मैनेजमेंट से हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे कि क्यों आपने ये चीज़ नहीं करी और इसकी वजह से देखो बुक्स में ये फर्क पड़ेगा। नेक्स्ट आता है हमारा द एंटिटी प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग द सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अभी तो था द एंटिटीज प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग रिस्क, ये था रिस्क असेसमेंट। अब आता है द एंटिटी प्रोसेस टू मॉनिटर द सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अब इसका मतलब क्या होता है कि जो भी हमारी कंपनी के अंदर इंटरनल कंट्रोल्स चल रहे हैं, मैनेजमेंट उनको कितना इवैल्यूएट कर रही है ओवर टाइम। जैसे जो हमारे फॉर एग्जांपल कोई एक कंट्रोल लगा हुआ है, जैसे मैंने बताया था स्टॉक वाला कोई कंट्रोल है, तो मैनेजमेंट कितने इंटरवल्स में जाके रैंडमली चेक करती है कि क्या वो काम जैसा कंट्रोल हमने सेट किया था वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा, या अगर मान लो कोई नया प्रोसीजर स्टार्ट हो गया कोई चीज़ को काम करने के लिए, तो क्या मैनेजमेंट अब उस नए तरीके से ही काम कर रही है या वही ओल्ड तरीके से काम करती जा रही है। सो दैट इज लाइक मॉनिटरिंग द सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो दिस इज द क्लाइंट्स कॉन्टिन्यूअल प्रोसेस ऑफ evaluating the effectiveness of control over time and taking necessary remedial action कि if required कि इस जगह पे we have to change this thing, यहाँ पे ये amendment करनी है, क्या मैनेजमेंट वो चीज़ टाइम पे कर पा रही है, नहीं। Monitoring can be either ongoing or performed on a separate evaluation basis or combined by both। कि ongoing काम, जैसे काम चल रहा है बीच में जाके टेस्टिंग करी, या फिर अलग से जाके एक बार पूरा प्रोसेस खुद जाके टैली करा, जाके देखा कि अभी तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे रोज़ सामान आ रहा है, रोज़ ये लोग हैं ये सामान उतार रहे हैं और गुड्स रिसीव नोट से टैली कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट के बंदे खुद जाके चेक कर रहे हैं रैंडमली, जैसे हफ्ते में एक दो बार कि ये काम ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा। दैट मीन्स ऑन गोइंग काम में। और दूसरा क्या होता है कि इन्होंने एक हफ्ता बोला कि तुम कोई काम नहीं करोगे, जितना भी तुमने पुराना काम किया है हम वो चेक करते हैं कि तुमने सही करा है कि नहीं करा। ठीक है, मॉनिटरिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल इज द की रोल ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन। जो इंटरनल ऑडिटर होता है उसका सबसे बड़ा काम यही होता है कि उसको चेक करने हैं कि इंटरनल कंट्रोल्स जितने भी कंपनी में लगे हुए हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनल ऑडिट, कि जो इंटरनल ऑडिटर होता है कंपनी का, ही इज नॉट द फाइनेंशियल ऑडिटर, इंडिपेंडेंट ऑडिटर नहीं होता, इंटरनल ऑडिटर होता है कंपनी का। उसका सबसे बड़ा पर्पस ये होता है चेक करना कि क्या कंपनी के इंटरनल कंट्रोल्स ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। नेक्स्ट आता है इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कम्युनिकेशन। अब इंटरनल कंट्रोल का जो नेक्स्ट कंपोनेंट आता है दैट इज द इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कम्युनिकेशन। अब द इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कम्युनिकेशन बेसिकली क्या होता है? इंफॉर्मेशन सिस्टम बेसिकली आईटी सिस्टम, यानी कंप्यूटर्स, softwares, hardwares, the way to do accounting, the way to record accounting, the way to manage accounting and records, that is information system and communication. So the information system relevant to financial reporting consists of all activities and policies relevant to financial reporting and communication. It includes procedures with both computerized and manual system. ठीक है ना, हो सकता है कई कंपनीज हो जहाँ पे अकाउंटिंग का कंप्यूटराइज सिस्टम हो, जो कि 99% कंपनीज में हो सकता है। बहुत ही रेयर कंपनी होती है जहाँ पे मैनुअल सिस्टम होता है, आजकल तो कोई भी नहीं होती, सबका ही कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम हो चुका है।
So the information system includes all the procedures and records which are designed to initiate, record, process, and report transactions, maintain accountability of asset, liabilities, and equity, resolve incorrect posting of transactions, process and account for system overrides, transfer information to general nominal ledger, capture information relevant to financial reporting for other events and condition, ensure information required to be disclosed appropriately reported. तो हमारा जो IT सिस्टम है, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कम्युनिकेशन, वो ऐसा होना चाहिए कि हमारे प्रॉपर अकाउंटिंग हो, सारे हमारे जो एसेट लायबिलिटी है उनका रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन हो, उनकी अकाउंटेबिलिटी हो। अगर कोई गलत ट्रांजैक्शन हम करते हैं तो हमारा सिस्टम ऐसा होना चाहिए, इंटरनल सिस्टम, कि वो गलत एंट्री को पहले ही आइडेंटिफाई कर ले कि दिस एंट्री इज रॉन्ग, इसका तो जैसे डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटली मैच नहीं कर रहा, तो एंट्री आप चेंज करो, दिस इज अ रॉन्ग एंट्री, वो पास ही ना हो। वो सारी चीज़ें हमारी आती हैं द इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कम्युनिकेशन। लास्ट आता है हमारा कंट्रोल एक्टिविटीज़। अब कंट्रोल एक्टिविटीज़ क्या होता है? कंट्रोल एक्टिविटीज़ आर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स टू अचीव द कंट्रोल ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस। बेसिकली सारे इंटरनल कंट्रोल जितना भी हम काम करते हैं, तो कंट्रोल एक्टिविटीज़ मतलब कैसे चीज़ों को कंट्रोल करना। तो जो भी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स कंपनी बनाती है, कोई भी काम करने का एक तरीका होता है कि आपको ये काम ऐसे करना है, दैट इज कंट्रोल एक्टिविटीज। सो एग्जाम्पल ऑफ स्पेसिफिक कंट्रोल एक्टिविटीज, जैसे इन्होंने बताया हुआ है कि ऑथराइजेशन टू कंफर्म वैलिडिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, कि एक ट्रांजैक्शन वैलिड है कि नहीं है, कौन उसको ऑथराइज करेगा। रिकंसिलिएशन टू एड्रेस द कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ द ट्रांजैक्शंस, वेरिफिकेशन टू एड्रेस द कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी एंड वैलिडिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस, के वेरिफिकेशन करो। हालांकि एज अ ऑडिटर हम सबके एविडेंसेस देते हैं, बट ये पैसे वैसे तो मैनेजमेंट का काम है ना कि उनको कोई भी ट्रांजैक्शन बिना वेरिफिकेशन के नहीं करनी। फिजिकल एंड लॉजिकल कंट्रोल टू प्रिवेंट थेफ्ट ऑफ एसेट लायबिलिटी, के जो भी कंपनी के जितने भी एसेट लायबिलिटी हैं, फिजिकली एंड लॉजिकल कंट्रोल टेस्ट के किस किस के पास कंट्रोल एक्सेस है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, बेसिकली जो भी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स कंपनी बनाती है, दोज आर कंट्रोल एक्टिविटीज़। सो ये हमारे होते हैं टोटल 5 थिंग्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, के इन्वायरमेंट क्या है, लोगों का एटीट्यूड क्या है, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, कि कंपनी कैसे रिस्क को असेस करती है, मैनेज करती है एंड अकाउंट करती है। इंफॉर्मेशन सिस्टम, कि किस तरह से हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम चल रहा है। मॉनिटरिंग, कि जो भी कंट्रोल एक्टिविटीज़ हमारी हैं, टाइमली उनको मॉनिटर किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। एंड कंट्रोल एक्टिविटीज़, जो रूल्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स हम बनाते हैं कि इस तरह से आपका काम होगा। दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। अब नेक्स्ट हमारे को कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे ऑथराइजेशन, रिकॉन्सिलेशन, वेरिफिकेशन का, जो हमने यहाँ पे पढ़ा था। इसको भी एग्जाम्पल्स हैं, जस्ट एक बार पढ़ लेना, सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। अब तक इतना ऑडिट करने के बाद तुम्हें प्रैक्टिकल नॉलेज काफ़ी हो चुकी है, तो डोंट वरी, व्हेन यू विल रीड तुम्हें सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएंगी। सो कंट्रोल में बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। A direct control addresses the risk of material misstatement at assertion level. Indirect control support the direct control. अब ये चीज़ इसने क्या बोली, देखो, डायरेक्ट कंट्रोल होता है डायरेक्ट कंट्रोल होता है जब हम किसी भी चीज़ को प्रॉपरली डायरेक्टली चेक करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैंने किसी को पेमेंट करी है, तो मैंने अपने बैंक से पूरा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अब मेरा जो खर्चे होते हैं अपने पर्सनल एक्सपेंसेस, खाने पीने के एक्सपेंसेस, ठीक है, हम सारे बाहर जाते हैं, हर हफ्ते महीने में 2-3 बार जाते हैं, एक्सपेंसेस करते हैं, सबको पॉकेट मनी मिलती है, सबको सैलरी मिलती है। तो जैसे मेरे को जो भी थोड़ी बहुत मेरी इनकम है, मैंने उसमें से एक बजट बनाया है कि मैं हर महीने 25 तो काफ़ी ज़्यादा हो गया, इतना तो क्या ही करता हूँ, लेट्स से 5,000 से ज़्यादा मैं खाने पीने पे स्पेंड नहीं करूँगा, ठीक है। अब 1 महीना हो गया, 1 महीने बाद मैंने टोटल चेक किया कि मेरा खाने का कितना खर्चा हुआ, ठीक है, और मैंने देखा कि जो मेरा बजट है, क्या उसके अंदर ये खर्चा हुआ कि नहीं हुआ। दैट इज़ इनडायरेक्ट कंट्रोल, कि मैंने जो ये फिगर है खाने पीने वाली, जो मेरा खर्चा हुआ है, इनडायरेक्टली अपनी एक्सपेक्टेशन से टेस्ट की है कि ये मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। अब डायरेक्ट कंट्रोल क्या होता है, मैंने सीधा देखा कि हर बिल से टैली करके कि इस बिल, यार 5,000 खर्चा हुआ है, एक बार चेक करते हैं
ये बिल निकाला, इस बिल में 200 का खर्चा, इस बिल में 250 का खर्चा, इस बिल में 3000 का खर्चा, इस बिल में अच्छा इसमें 3000 का खर्चा हो गया, अच्छा हाँ ठीक है। ऐसे करके बिल वाइज अपना टोटल अमाउंट, लेट से 4970 मेरा टोटल खाने का एक्सपेंस हुआ था, तो वो मैंने बिल वाइज चेक किया। इट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट कंट्रोल. So direct control addresses the risk of material misstatement at assertion level यानी accounting level, accounts level, and internal control, indirect control supports the direct control. और मैंने सोचा था कि मेरा बजट है 5, तो मैंने रेंज बनाई हुई है 10%, तो 5500 या 4500 इनके बीच में खर्चा होगा तो ओके है, खर्चा इतना हुआ है विच इज़ फाइन. ठीक है, सो ये है मेरा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कंट्रोल. अब उसके बाद आता है आईटी कंट्रोल. ये वैसे अब हमें कंट्रोल्स के बारे में बता दें. अब आईटी कंट्रोल मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब कंप्यूटर्स, सॉफ्टवेयर्स, पासवर्ड्स, इन सबको हम बोलते हैं आईटी कंट्रोल. तो इन सब में जो भी इन्होंने लिखा हुआ है बहुत ही जनरल है वैसे. तो क्या लिखा हुआ है कि आईटी कंट्रोल जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंट्रोल होता है, दैट डिपेंड्स अपॉन क्लाइंट टू क्लाइंट. मतलब अगर कोई क्लाइंट बहुत ही उसका नेचर जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी वो यूज़ कर रही है, यूजिंग वैसी काफ़ी कॉम्प्लेक्स आईटी सिस्टम, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अलग अलग न्यू टेक्नोलॉजीज़, न्यू सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है वो, तो वहाँ पे हमारा जो कंट्रोल है उस पर ज़्यादा फोकस हमें करना पड़ेगा. और अगर कोई पर्सन, कोई एक बिजनेसमैन बहुत सिंपल यूज़र इंटरफेस यूज़ कर रहा है, जैसे एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है टैली, ही इज़ यूजिंग टैली और कुछ नहीं कर रहा, तो टैली इज़ अ वेरी ईजी सॉफ्टवेयर, कोई भी 1 महीने में सीख सकता है. तो आई एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मुझे तो टैली चलाना आता ही है, बिकॉज मैंने काफ़ी काम करा उस पर. तो द पॉइंट इज़ कि दिस इज़ अ वेरी सिंपल इंटरफेस कि कोई भी इसको ईजिली समझ सकता है, देख सकता है, एनालाइज कर सकता है. सो दैट इज़ आई टी कंट्रोल. So the auditor must always identify the IT applications and other aspect of the entity IT environment that are subject to risk arising from the use of IT and identify the risk arising from the use of IT and the general control place in it to address those risk. सो बेसिकली एज अ ऑडिटर हमें ये चेक करना पड़ेगा कि कोई भी सॉफ्टवेयर जो वो यूज़ कर रहे हैं, कोई भी तरीके, कोई भी सिस्टम जो वो यूज़ कर रहे हैं, उनमें प्रॉब्लम ना हो, वो सारे ठीक चल रहे हों, कुछ भी गड़बड़ ना हो. ऐसा ना हो कि ट्रांजैक्शन किसी में कुछ गलत डल रही है या ट्रांजैक्शंस उल्टी हो रही हैं, हम डाल कुछ और रहे हैं, उसको प्रोसेस किसी और तरीके से किया जा रहा है. वो सारी चीज़ें एक ऑडिटर को अच्छे से चेक करनी पड़ेंगी, चाहे कॉम्प्लेक्स हो चाहे सिंपल हो. सिंपल में इजीली चेक हो जाएंगी, कॉम्प्लेक्स में टाइम ज़्यादा लगेगा. लेकिन एक अकाउंटेंट, एक ACCA को ये चीज़ ऑडिट करते हुए डिटेल में पूरी चेक करनी पड़ेंगी. The IT controls are normally divided into general controls and information processing controls. तो जनरल कंट्रोल बेसिकली क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, कौन से सॉफ्टवेयर पे यूज़ कर रहे हैं. ऐसा तो नहीं है कि आउटडेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है. हमारे कंप्यूटर्स के पासवर्ड किस किस के पास है, ऐसा तो नहीं है हर बंदे के पास पासवर्ड है, कोई भी आके अकाउंटिंग एंट्री कर जाता है. हमारा जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, किसके पास उस पर एंट्री डालने का एक्सेस है. अगर अकाउंटेंट एंट्री डाल रहा है, क्या उसको ये एक्सेस है कि वो कोई भी एंट्री कभी भी डिलीट कर सकता है. ऐसी चीज़ें हम यहाँ से चेक करते हैं. इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कंट्रोल में होता है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो कैसे उस सिस्टम को प्रोसेस कर रहा है, लेजर्स प्रॉपरली बन रहे कि नहीं बन रहे, जो लेजर हमें चाहिए वो बन रहे कि नहीं बन रहे, जो इन्वॉइसेस हमने डाली थी, इन्वॉइस नंबर, कहीं ऐसा तो नहीं इन्वॉइस नंबर हमने डाल दिए बट बाद में वो इन्वॉइस नंबर ऑटोमेटिकली डिलीट हो गए. दैट मीन्स सॉफ्टवेयर के अंदर का जो काम होता है दैट इज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कंट्रोल, और सॉफ्टवेयर के बाहर का हार्डवेयर वगैरह का, इसका कौन किसके पास इसका एक्सेस है, दैट इज जनरल कंट्रोल. ठीक है, तो ये जनरल कंट्रोल और तुम्हारा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कंट्रोल, ये तुम एक बार पढ़ लेना, अच्छे से समझ आ जाएगा, बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट गिव इट अ प्लेन रीड. नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हारे को यहाँ से कराता हूँ, अभी मैं इतना ही कराऊंगा, मेरे गले में थोड़ा सा पेन हो रहा है, ठीक है. मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा एंड आई विल ट्राई टू फिनिश दिस चैप्टर एट द अर्लीस्ट, ठीक है, सो दैट उसके बाद तुम अच्छे से रिवीजन कर सको और एग्जाम किट के क्वेश्चन सॉल्व कर सको. चलो बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम.